हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं जिसको हम खाली क्लास 11th में ही नहीं एमकॉम में भी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। ये जो IFRS होता है ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल होता है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। खाली 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो IFRS को एक्सेप्ट नहीं करती है, US, जापान, चाइना और हमारी इंडिया। इंडिया में जो है IFRS वो एक्सेप्टेड है तो, लेकिन पार्टली एक्सेप्टेड किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट्स जो है हमारी वो गाइडलाइन इशू करती रहती है। तो देखते हैं IFRS होता क्या है। IFRS जो है एक अकाउंटिंग रूल और गाइडलाइंस है जो ये बताता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को किस तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे जो हमारी कंपनी के अकाउंट्स है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेयर किए जा सके इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसा रूल है और गाइडलाइंस है जो बिजनेस को फॉलो करना ही चाहिए होता है जब वो अपना फाइनेंशियल डाटा बता रही होती है। इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस को, अच्छा कन्वेंशंस क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे अभी, इसको जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गैप। अब आता है हमारा काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कितने टाइप के हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बेसिक एजम्पशंस होते हैं जिसको अकाउंटिंग ऑपरेट करता है, ठीक है। और जो कन्वेंशंस होते हैं वो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। हमारे पास टोटल 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला देखते हैं गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। जो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट है वो ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। जो बिजनेसमैन है उसने ये नहीं सोचा है कि वो अपने बिजनेस को क्लोज कर देगा। उसने ये सोच रखा है कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो उसको उसके हिसाब से रिकॉर्ड करता चला जाएगा। अगर हम देखते हैं एक पर्सन नॉर्मली अगर अपनी दुकान को नाइट में क्लोज कर रहा होता है तो अगर हम उससे पूछेंगे ना क्या कर रहे हो, तो वो ये बोलेगा कि मैं दुकान को बढ़ा रहा हूँ। मतलब वो दुकान को कुछ टाइम पीरियड के लिए क्लोज तो कर रहा है लेकिन उसका पर्पस लॉन्ग टाइम के लिए अपने बिजनेस को बंद करना नहीं है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर इज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी। ना ही उसकी सोच है ना ही ज़रूरत है कि वो बिजनेस को बंद करे। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसके हिसाब से। दूसरा आता है हमारा कॉन्सिस्टेंसी एजम्पशन। कॉन्सिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है? ये एजम्पशन कहता है अगर जो बिजनेस जो है एक ही पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो पॉलिसीज को बार बार चेंज करता रहेगा तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सही तरीके से शो नहीं हो पाएंगे। जैसे हम डेप्रिसिएशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जो डेप्रिसिएशन को फाइंड किया जाता है उसके 3 तरीके होते हैं। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड।
अब बेसिकली जो दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन को फॉलो करने के, वही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही काउंट करके रख लेते हैं कि 10,000 रुपये की मशीनरी है तो 1,000 रुपये हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, तो 10 साल तक मशीनरी चलेगी। वेयर एज जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है वो ये कहता है कि जितनी मशीनरी बचेगी, जैसे 10,000 रुपये में हमने लगाया डेप्रिसिएशन, तो 1,000 रुपये लगा, अब 9,000 पे हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम पहले स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे थे, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे, तो हमारे अकाउंट्स की स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई बेस्ट तरीका मिलता है उसको हम एक बार एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो बार बार एक्सेप्ट करें, इससे हमारी जो बिजनेस है ना उसकी जो छवि है वो गिरेगी। According to this assumption, one policy is used year by year. Do not change the policy. If we change the policy, account will not clear the financial statement. If some proved and better method of accounting is made available, it can be adopted by business, but not again and again. थर्ड आता है हमारा एक्यूरेल एजम्पशन। एक्यूरेल एजम्पशन क्या कहता है, जो ट्रांजैक्शन हुई है या जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करी है उसे हम मैनेजमेंट को टाइमली प्रोवाइड कर सकें, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन लेने में कोई भी देरी ना करे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम, जिससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है उसको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइड विद इन अ टाइम इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द क्विक डिसीजन मेकिंग। अब फोर्थ आता है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो दोनों अलग हैं, क्योंकि जो बिजनेस है वो कभी क्लोज नहीं हो सकता अगर किसी पर्सन की डेथ वगैरह होती है तो, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन की डेथ होती है तो बिजनेसमैन तो चेंज हो जाते हैं, पार्टनर वगैरह चेंज हो जाते हैं हमारे बिजनेस में। तो कहता है जितनी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना ही बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बिजनेसमैन है हम उसको क्रेडिटर ट्रीट करेंगे बिजनेस में। द प्रिंसिपल assume that business and businessman are two separate entities. All transactions are recorded from the point of view of business and not from the point of view of businessman. And last is businessman is treated as a creditor of a business. अब आता है हमारा फिफ्थ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। मीन जो भी नॉन मॉनेटरी थिंग्स है उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि लॉयल एम्प्लॉयज, इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इन सारी चीज़ों को हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। According to this principle, only those transactions are recorded in the books of account which can be measured in terms of money. Mean non-monetary transactions are not recorded in the books of account. Let's take an example. Loyal employees, effective management, quality of product cannot be measured in the term of money. That's why they are not recorded in the book of accounts. Sixth आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कि जो बिजनेस की लाइफ है वो इनडेफिनिट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बिजनेस की लाइफ 50 साल है तो हम 50 साल बाद बिजनेस का फाइनेंशियल डाटा तैयार करेंगे, तो हम बिजनेस को एक स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। जनरली जो है ये 1 ईयर का होता है, इसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं, और हर पीरियड के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, कैश फ्लो आ जाता है। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज इनडेफिनिट।
सो द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दे रहे हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकेगी बिजनेस की। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपने किसी असेट्स को खरीदने के लिए कुछ भी पैसा पे नहीं किया है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, और आपने कुछ पैसा पे भी किया है बिजनेस में असेट्स को खरीदने के लिए, तो जितना पैसा पे किया है आप उसी पैसे को रिकॉर्ड करोगे। अगर पैसे में उस असेट्स की कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जितना हमने उसको एक्वायर करने के लिए पैसा पे किया है, एनी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस इज नॉट कंसीडर्ड। और अगर कुछ पे नहीं किया है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एसेट्स के लिए, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फेवरेबल लोकेशन, मोरल ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा। अब आता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, उसका डबल इफेक्ट होता है। एक तो डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। अगर सेम अमाउंट डेबिट किया गया है तो सेम अमाउंट क्रेडिट भी होता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इसी अजम्पशन के हिसाब से बनाई जाती है। क्या, असेट्स इज इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा तो हमने कैश लगाया, मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डबल इफेक्ट हो रहा है। इसको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अच्छे से क्लियर करेंगे। 9th होता है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपने जितना भी पैसा कमाया है जिस डेट में, आप उसी डेट में उसको रिकॉर्ड करोगे, चाहे उस डेट में आपको पैसा रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर आपने 16th ऑफ मई को किसी को माल दिया है अप्रूवल बेसिस पर, अब हमारा फ्रेंड था, उसने बोला यार ये मेरे को चीज़ अच्छी लग रही है, अगर मेरी मम्मा को पसंद आएगी ना तो मैं ये खरीद लूँगा, तो आपने उसको दे दिया कि ठीक है, और कस्टमर ने जवाब नहीं दिया कि हाँ उसने खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब वो अचानक से 20 तारीख को आता है, कहता है हाँ मेरी मम्मा को ये पसंद आ गया, तो इसको आप 16th ऑफ मई में ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो कह रहे रिवेन्यू इज कंसीडर एज बीइंग अर्न ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड वेदर द मनी रिसीव और नॉट। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस नॉट रिकॉर्ड इन रिवेन्यू अंटिल अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। 10th आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस है। ये बताता है कि जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है या लॉस हमने सफ़र किया है, तो इस पीरियड की जितनी भी रिवेन्यू है वो मैच करनी चाहिए हमारे इस पीरियड के एक्सपेंसेस से। जब भी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा पाएंगे कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना हमने लॉस कमाया, लॉस सफ़र करा। मीन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो अकाउंटिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम शो कर रहे हैं उसको हम एविडेंस मान सकते हैं। अब आता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, ये होता है हमारा आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला आता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन में कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है जितनी भी चीज़ें हैं हमारे बिजनेस में हमें अपने यूज़र्स से हाइड करके नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को हाइड करके रखेंगे अपने यूज़र से तो मतलब ये हम अपना ट्रस्ट को खो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, इट मीन नथिंग शुड बी हिडन। दिस कन्वेंशन से ऑल द इन्फॉर्मेशन
of account should show to the public. We don't have to hide anything. सेकंड आता है हमारा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें ओनली वही चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए जिससे हम पता चल सके इनकम और लॉस का, कि हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न करा है या बिजनेस से हमें कितना इनकम रिसीव हुआ है. ये छोटी मोटी टर्म्स हैं यहाँ पे, इनकम, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं. थर्ड आता है हमारा कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. तो प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, जितने भी हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं उसको कैलकुलेट मत करो. अभी से मत मान के चलो कि हाँ फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, चलो बल्ले बल्ले. लेकिन जितने लॉस होने वाले हैं फ्यूचर में उसकी रिकवरी के बारे में सोच के चलो. तो द प्रूडेंस प्रिंसिपल से डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. तो ये आज का हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिससे आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप वहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हैं. आपकी क्वेरीज को वहाँ पे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.